हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +2 के राजनीतिक विज्ञान के अंदर भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसको आगे नेक्स्ट करते हैं। अभी देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत की विदेश नीति में, वो चल रहा था भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, ये टॉपिक अपना चल रहा था भाई। इसके अंदर हम 2 विशेषताएं पढ़ भी ली थी। उसके अंदर जैसे हम चर्चा करें तो हमने कहा था शांतिपूर्ण अस्तित्व की स्थिति, यानी भारत शांति पूर्वक रहना चाहता है, खुद भी शांतिपूर्वक और विश्व को भी शांति स्थापित करने की बात करता है। दूसरा हमने पढ़ा था जैसे साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, उसका भी भारत ने विरोध किया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे चर्चा करें तो आता है रंग भेद का विरोध। रंग भेद का विरोध, देखो रंग भेद था, ये भी एक बात पूरे विश्व के अंदर एक कलंकित रूप के अंदर देखता था। वो कहता पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा बात करें तो ये भी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या एक समस्या है पूरे विश्व की, इसकी तरह ही एक समस्या है। और ये दक्षिणी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता था, गोरे काले का जो भेदभाव था। जैसे हम बात करते थे नेल्सन मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला ने इसका विरोध किया था, समानता की बात कही थी। तो भारत ने भी रंग भेद का विरोध किया था। अभी रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो कानून नियम सिद्धांत बनाए जाते थे वो इसी के आधार पर बनाए जाते थे। यानी गोरे कालों के जो रंग के आधार पर भेदभाव था वो अलग अलग कानून थे, ठीक है। और भारत ने नेल्सन मंडेला का समर्थन भी किया था, बहुत ज़्यादा उसको सहयोग भी दिया था। क्यों? क्योंकि भारत रंग भेद का विरोधी था और नेल्सन मंडेला रंग भेद का विरोध कर रहा था, उसके विरुद्ध में आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है। भारत ने इसका समर्थन किया और रंगभेद को समाप्त करने के अंदर अपना हिस्सा निभाया। मैं आपको बता चुका हूँ, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप था। और वहाँ के जो नेल्सन मंडेला, भारत ने इसका हमेशा समर्थन किया था, ठीक है। और इसको वहाँ का नेता या प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने, जब तक वो सत्ता में नहीं आए तब तक भारत इसका समर्थन करते रहे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें चौथे नंबर की, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। देखो, भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करता था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे यूएनओ है, जैसे बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ। और वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप एक अलग, जो आपका नेक्स्ट जो लेसन है वो टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ का ही है, उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ोगे। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था, भारत ये सोचता था कि जब तक कोई ऐसी संस्था का निर्माण नहीं किया जाए विश्व स्तर पर, तो पूरे विश्व स्तर को अगर कोई किसी प्रकार की समस्या पैदा हो बात कहता था अगर कोई समस्या पैदा होती है ना तो उसको बैठ कर हल करना चाहिए, समझौते के द्वारा हल करना चाहिए, न कि युद्ध के द्वारा। और ऐसे समझौते के लिए एक मंच होना चाहिए जहाँ पर सारे देश इकट्ठे हो, अपनी बात कहें। यानी युद्ध करने से अच्छा एक दूसरे से बातचीत करके हल कर दिया जाए उस समस्या को। इसलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की हमेशा ही समर्थन किया था। और आपको बता देते हैं, हम स्वतंत्रता से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना शुरू कर दिया था। देखो, स्वतंत्रता तो मिली थी हमें 1947 में, और जो यूएनओ है उसका गठन हुआ था 1945 में। तो बात उसी टाइम क्या है, यूएनओ का समर्थन करना शुरू कर दिया था और बात इसके पूरे पक्षधर था। और अन्य देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के सदस्य नहीं थे, तो नए नए आज़ाद हुए थे, दक्षिण अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, जो गुलाम थे, जो आज़ाद हुए थे, भारत ने उनको क्या की थी, यूएनओ की सदस्य दिलाने के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्यों? क्योंकि भारत यूएनओ पर विश्वास करता था, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर विश्वास करता था। और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, यूएनओ का गठन हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के पहले बाद हुआ था राष्ट्रीय संघ का निर्माण, ताकि क्या किया जाए, इसके आगे भविष्य में युद्ध न हो। लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, इसका मतलब राष्ट्रीय संघ असफल हो गया। फिर किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण, यानी यूएनओ का गठन। तो भारत ने क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संस्थाएं हैं, जिसमें मेन यूएनओ की बात करते हैं हम, ठीक है, और नेम है, गुड पैक्ट है, भारत ने इसका हमेशा समर्थन किया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बढ़े
5वां नंबर सबसे इम्पोर्टेंट और पक्का प्रश्न आता है, ध्यान रखना, पंचशील समझौता, या आप कह सकते हो पंचशील सिद्धांतों में समर्थन। सिद्धांतों का समर्थक, देखो सिंपल सी बात है, पंचशील यानी 5 व्यवहार दिए गए हैं इसमें, 5 व्यवहार भी। देखो बात ने कहा था पूरे विश्व स्तर पर शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन शांति स्थापित होगी कैसी, बात करने से थोड़ी होगी, कुछ ना कुछ हमें सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे पूरे विश्व स्तर पर, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं पूरे विश्व में। इसलिए भारत ने एक पंचशील का समझौता दिया था, यानी जो पंचशील सिद्धांत दिया था, और ये भारत की करनी है, ध्यान रखना, भारत ने इसको निर्माण किया था। और ये जो पंचशील समझौता हुआ था वो बता देते हैं आपको, वो हुआ था भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य 1954 में। ठीक है, भारत के उस टाइम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के प्रधानमंत्री उस टाइम जो थे वो थे चाउ एन लाई। ठीक है, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई, यानी चाउ एन लाई, और हुआ 1954 में। यानी इसके अंदर 5 सिद्धांत दिए गए थे, यानी 5 व्यवहार दिए गए थे जो एक देश को करने हैं, जो एक देश को करने हैं, है बिल्कुल ही सिंपल, जैसे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि बात ये देखता था भी अशांति पैदा कैसे होती है, अशांति पैदा तब होती है जब दूसरे देश के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे, दूसरे कार्यों में हम हस्तक्षेप करेंगे, उसके कार्यों को प्रभावित करेंगे, आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये था अनाक्रमणता, यानी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की भावना रखेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखेंगे। ठीक है, और जो भी लाभ हुआ है, जो भी फायदा हुआ पूरे विश्व स्तर पर, यानी उसका सम्मान करेंगे हम। तो ये क्या है, ये 5 सिद्धांत थे, कुछ नहीं थे, बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन ये पक्का प्रश्न आता है एक छोटा एग्जाम के अंदर, देख लो आप जितने भी एग्जाम हुए उसके अंदर ये पंचशील का समझौता आपको मिलेगा। हुआ किसके मध्य था, भारत और चीन के मध्य। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 5 सिद्धांत दिए गए थे, यानी एक देश को 5 व्यवहार की बात की गई थी भी, आपको ये 5 अगर कार्य करोगे तो पूरे विश्व में क्या हो सकती है, शांति स्थापित हो सकती है। हम एक दूसरे का आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे का आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की भावना रखेंगे। ठीक है, शांतिपूर्वक रहेंगे हम, यानी शांतिपूर्वक सह अस्तित्व, यानी ये टोटल 5 सिद्धांत दिए गए थे। इसको ही बोलते हैं पंचशील समझौते हैं, पंचशील सिद्धांतों का समर्थक भारत था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो आपका 6 नंबर का आता है भारत की विशेषता, जो हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लेसन का नाम ही क्या है, हमारे लेसन का नाम है भारतीय देश नीति एवं गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता। तो छठा जो आपका विशेषता है वो है गुटनिरपेक्षता। ये होती क्या है, सबसे पहले तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गुटनिरपेक्षता क्या है, गुटनिरपेक्षता देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। 1939 में शुरू हो गया था, 1945 में खत्म हुआ था। जब ये खत्म हुआ था तो पूरे विश्व के अंदर हम बात करें, पूरे विश्व में 2 ध्रुव बन चुके थे, यानी 2 ध्रुव थे, 2 शक्तिशाली देश बन चुके थे। एक तो अमेरिका, उत्तराज्य अमेरिका, और एक सोवियत संघ। पूरे विश्व के अंदर क्या हुआ था, ये 2 ध्रुव बन चुके थे, एक तो अमेरिका, एक सोवियत संघ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब 2, जब आपको पता है 2 शक्ति कहते हैं ना, एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वो स्थिति थी। अब ये दोनों शक्तिशाली देश थे, इधर तो ये तो था पूंजीवाद का समर्थन, और ये था समाजवाद का। इसका मतलब दोनों की विचारधाराएं भी अलग अलग थी, दोनों की विचारधाराएं भी अलग थी। ऐसी स्थिति में उनकी आपस में बनती नहीं थी, वो क्या एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। यानी इन्होंने क्या करने लगे, सैनिक संगठन बनाने शुरू कर दिए, सैनिक संगठन।
इसने भी अपने सैनिक संगठन बना लिए, यानी एक दूसरे के ऊपर वो क्या करने लग गए, आरोप प्रत्यारोप करने लग गए। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हम शीत युद्ध। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध, ध्यान रखना। क्योंकि शीत युद्ध वो होता है जो प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे हम आमने सामने होकर लिखते हैं ना, तो शीत युद्ध प्रत्यक्ष नहीं था। कोल्ड वार क्या था? कोल्ड वार वो था कि अंदर सिर्फ बातों से युद्ध लड़ा जाता था, न्यूज़पेपर से द्वारा, एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से बदनाम कर कर ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष नहीं था, वो सिर्फ न्यूज़पेपर में एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते थे पूरे विश्व स्तर पर। इसको नाम दिया गया शीत युद्ध का नाम। अब ऐसी स्थिति में पूरा विश्व दो ध्रुव में बन चुका था, दो ध्रुव हो गए ना। अब बात को ऐसा लग रहा था अगर मैं भी किसी ध्रुव में शामिल हो जाऊं, जैसे हम सैनिक संगठन की बात करें तो जैसे नाटो, टिटो, ठीक है, ये तो अमेरिका ने गठित कर रखी थी, और जो सोवियत संघ ने कर रखी थी वो कर रही थी वार्सा पैक्ट। 1955 के अंदर इसका गठन किया था। नाटो का गठन हुआ था वो 1949 में हुआ था। आपका हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, वैसे बता देता हूँ आपको। नाटो का गठन किया गया था 1949 के अंदर, और वार्सा पैक्ट बना था सोवियत संघ के द्वारा 1955 में। अब हुआ क्या, दोनों सैनिकों संगठन के मध्य शीत युद्ध शुरू हो गया। अब जो भारत था, जैसे मैं बात करें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यहाँ से जो देश आजाद हुए थे, अब उनको ऐसा लग रहा था, भारत को भी ऐसा लग रहा था भी अगर हम इनमें किसी न किसी गुट में शामिल हो जाए, या तो हम इस गुट में शामिल हो अमेरिका वाले में, या हम सोवियत संघ वाले में हो, तो पूरा विश्व बिल्कुल ही दो ध्रुव में बढ़ जाएगा। अब जो दो ध्रुवों और बीच में मध्य में कोई शांति स्थापित करने वाला है, मध्यस्थता वाला न हो, तो युद्ध तो स्वाभाविक है। तो मान लेते हैं दो ही व्यक्ति हो, दो ही संघ हो जो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में कोई आके उनको चुप तो करवा देता है ना, तो एक बार रोक देता है भी आप युद्ध मत करो, इसका कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल जाता है। लेकिन वो कहते हैं जब बीच में कोई है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में तो युद्ध तो होगा, क्योंकि बीच में कोई शांति स्थापित करने वाला नहीं है। ठीक है, पूरा विषय तो दो ध्रुव में बन जाएगा। ऐसी स्थिति में जन्म लिया गुट निरपेक्षता ने। ठीक है, यानी गुट निरपेक्षता, इन दोनों गुटों से दूर रहना, इसके मध्य में काम करना। ठीक है, दोनों गुटों में भी जो सैनिक संगठन बना रखे हैं इन्होंने, सैनिक जो संघ बना रखे हैं उनके अंदर शामिल न होना, ये नीति अपनाई भारत ने। इसको ही बोलते हैं गुट निरपेक्षता। भी एक तो अमेरिका का गुट था, एक सोवियत संघ का गुट था, इन दोनों से अलग लेना, इन दोनों में शामिल न होना। हम कारण पढ़ेंगे आगे भी गुट निरपेक्षता में शामिल न, इन गुटों में शामिल न होने के क्या कारण है। ठीक है, एक बार तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों गुटों में शामिल न होने क्या है, गुट निरपेक्षता है। और गुट निरपेक्षता के अंदर जो मुख्य हम बात करें तो तीन व्यक्तियों का नाम आता है, वैसे तो चार का आता है, तो मेन जो इनकी स्थापना थे वो तीन थे। एक तो भारत की बात करें तो भारत में थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करें मिस्र, मिस्र का था नासिर। और हम बात करें युगोस्लाविया, इसके थे मार्शल टिटो। और एक था सुकर्नो। देखो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता को जन्म दिया था। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, जो युगोस्लाविया के जो थे वो मार्शल टिटो थे। ठीक है, सुकर्नो ने भी क्या किया, इसका समर्थन किया था। इसका मतलब इन्होंने गुट निरपेक्षता को क्या दिया था, जन्म दिया था। ठीक है, अब गुट निरपेक्षता जन्म की हम बात करें थोड़ी बहुत, कैसे इसका गठन हुआ था, कब हुआ था। तो गुट निरपेक्षता से संबंधित एक बांडुक सम्मेलन था, ध्यान रखना। बांडुक सम्मेलन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन, बांडुक सम्मेलन, जो हुआ था 1955 में। 1955 में बांडुक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में क्या हुआ था, गुट निरपेक्षता अस्तित्व में आया था। ये जो संगठन था अस्तित्व में आया था, बांडुक सम्मेलन। उसके बाद एक सम्मेलन हुआ था 1961 के अंदर, जिसे हम बोलते हैं बेलग्रेड सम्मेलन, यानी बेलग्रेड में हुआ था। तो
उसके अंदर टोटल 25 देशों ने इसका निर्माण किया था। इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था 1900। उसके अंदर तो क्या आया था, अस्तित्व में आया था। इन्होंने चर्चा की थी कि हमें एक ऐसा सम्मेलन, एक संगठन बनाना चाहिए जो दोनों के मध्य का काम कर सके। आप ये कह सकते हो ये पुल का काम करता है। पुल होता है ना, यानी नहर के ऊपर होता है, नदी के ऊपर होता है, वो दो रास्तों को आपस में, दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ देता है। ये बात इसके लिए कही जाती है। अब इन्होंने क्या किया, जो अमेरिका का गुट था और सोवियत संघ का गुट था, उनको आपस में जोड़ दिया, अलग अलग नहीं रखा, आपस में, यानी पुल का काम किया गुट निरपेक्षता ने। ठीक है, तो 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था। 25 देशों ने क्या किया था, इसका निर्माण किया था। हम बात की बात करें तो 7वां एक इसका जो सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होते हैं ना, सम्मेलन तो होते हैं कोई भी संघ होगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। भारत के अंदर हुआ था इसका 7वां शिखर सम्मेलन, 7वां गुट निरपेक्षता जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1983 के अंदर, और कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। अब थोड़ा बहुत इसका इतिहास पढ़ने और कुछ ही नहीं है, बाकी पढ़ेंगे तो आगे इसकी क्या विशेषता है, क्या है इसके अंदर। पहला तो मैं आपको ये बता दिया, ये दोनों गुटों में, सैनिक संगठनों में शामिल न होने की बात करता है। न तो क्यों क्यों करता है, क्योंकि भारतीय जो उसी टाइम आज़ाद हुए थे, अगर उसी टाइम अगर हम अमेरिका का गुट में शामिल हो जाए तो वापस अमेरिका के गुलाम हो जाएंगे। अगर हम सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाए तो वापस हम उसके गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि भारत चाहता था भी ये क्या करे, आपस में ही सहयोग करके अपना विकास करे। अगर हम बड़ी शक्तियों के पास चले गए, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ बड़ी शक्तियां थी उस समय, पूरा विश्व दो ध्रुव में था, उनके पास बहुत शक्तिशाली देश थे वो। भारत चाहता है अगर इन शक्तिशाली देशों के अगर गुट में चले जाए, उसके अधीन हम हो जाए, तो फिर तो वापस गुलाम हो जाएंगे। इसलिए भारत ने क्या किया था, इसका समर्थन नहीं किया था, इन सैन्य गुटों में शामिल होने की बात नहीं की। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचते थे अगर यदि हम इन गुटों में शामिल हो जाए तो ये तो पूरा ध्रुव बिल्कुल ही दो गुटों में शामिल बढ़ जाएगा, दो ध्रुवों में बढ़ जाएगा, और उनके मध्य युद्ध होना स्वाभाविक हो जाएगा। क्योंकि कोई मध्यस्थता का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, मध्यस्थता का कोई गुट उसमें नहीं रहेगा। तो 1955 बांडुक सम्मेलन में ये अस्तित्व में आया था विचार। 1961 बेलग्रेड सम्मेलन में 25 देशों ने इसका समर्थन किया था, यानी 25 देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। और जो नई दिल्ली में 12वां जो सम्मेलन हुआ था वह 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, जो हुआ था 1983 के अंदर हुआ था। हम वर्तमान में अगर बात करें तो 17वां जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो 13 से 18 सितंबर 2016 को हुआ था। 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था आपका 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2016, ठीक है। और 16वां जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2012 के अंदर, ठीक है। 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 13 सितंबर से 18 सितंबर 2016 तक, और ये हुआ कहा था वेनेजुएला के मार्गरिता शहर में। ये हुआ था वेनेजुएला के मार्गरिता शहर में ये हुआ था। 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, अभी आपके सिलेबस में है, क्या है आपके सिलेबस में, तो आपको याद रखनी है। 17वां हो चुका है 2016 के अंदर, 4 साल के बाद होता है, अब 2020 में होना है। तो 17वां जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो 13 सितंबर से 18 सितंबर 2016 को हुआ था। लेकिन आपको 18 में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बुक्स में अभी तक 17वां ही चल रहा है। एक तो आपको बुक से बाहर नहीं जाना, क्योंकि ये कोई आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे भी आपसे कोई करंट का पूछा जा सकता है, जो आपके सिलेबस में आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 13 सितंबर से 18 सितंबर 2016 को वेनेजुएला के मार्गरिता शहर में, ठीक है। और जो 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 2012 में हुआ था वो हुआ था इराक की राजधानी तेहरान में। और 7वां सम्मेलन हुआ था 1983 में नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के नासिर थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो थे, और सुकर्नो। इन तीन व्यक्तियों का ही नाम गिना जाता है। सुकर्नो तो वैसे इसका समर्थक था। मेन जो व्यक्तियों के नाम गिने जाते हैं इसके निर्माण में, वो नेहरू, नासिर और टिटो के नाम ही गिने
जाते हैं और पक्का फिक्स आपको याद रखना है। अब आती है भी ये जो गुड पैक्ट्स थे, इनमें जो देश शामिल थे, एक तो विकासशील देश थे। कौन से देश थे? विकासशील देश, क्योंकि वो उसी टाइम आजाद हुए थे, नए नए देश थे। कहाँ कहाँ के? एशिया, मैं बता चुका हूँ आपको, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यहाँ से नए नए आजाद हुए थे और ये विकासशील देश थे। कौन से देश थे? विकासशील देश। इन्होंने ये सोचा भी हम क्या करेंगे, आपस में ही मिलकर हम अपना क्या करेंगे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास करेंगे। हमें बड़ी शक्तियां उनके अधीन नहीं जाना, उनके गुट में शामिल नहीं होना, बल्कि हम खुद ही क्या करेंगे, आपस में मिलकर ही सहयोग कर लेंगे। आपस में सहयोग के द्वारा हम क्या करेंगे, अपना आर्थिक विकास करेंगे। हमें दूसरे गुटों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ऐसे नहीं, क्योंकि आज़ाद हुए थे, विकास की आवश्यकता थी। जैसे भारत की स्थिति हम देखें 1947 के अंदर, तो शिक्षित रूप से भी बिल्कुल गिरे हुए थे, आर्थिक विकास हमारा नहीं था, कृषि क्षेत्र भी इतना विकास नहीं था, औद्योगिक क्षेत्र तो अंग्रेजों ने वैसे ही नष्ट कर दिया था, ठीक है। सेवा क्षेत्र में भी अंग्रेज आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, बहुत गरीबी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया था। यानी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम क्या जल्दी से विकास कर लें, इसलिए हमें किसी न किसी से तो सहयोग लेना पड़ेगा, या तो अमेरिका से सहयोग लें या सोवियत संघ से सहयोग लें। लेकिन नेहरू ने सोचा भी इन दोनों से सहयोग नहीं लेंगे, हम इन दोनों से सहयोग नहीं लेंगे, दोनों के सैनिक जो संगठन बना रखे हैं, गठन कर रखे हैं, उनमें शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ये आपस में मिलकर ही अपना सहयोग कर लेंगे। आपस में मिलकर, इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना, इसको दक्षिण सहयोग बोला जाता है। दक्षिण सहयोग, क्योंकि ये देश दक्षिण के थे, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण सहयोग कहा जाता है, ठीक है। तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका थे, ये सारे दक्षिण के देश थे लगभग, जो आज़ाद हुए थे, नए नए जो स्वतंत्र हुए थे। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास से संबंधित जो आपस में सहयोग मिलकर काम करते थे, सहयोग के द्वारा, सहयोग की जो आवश्यकता थी, इसको क्या नाम दिया गया, दक्षिण सहयोग नाम दिया गया। देखो यहाँ तक गुटपैक्सता के बारे में समझ चुके हो आप। आपको मैं गुटपैक्सता का क्यों जन्म हुआ था, किसने जन्म दिया था, इसका मतलब कौन इसका निर्माण करने वाले थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता के अर्थ की। देखो गुट निरपेक्षता थी ना, वैसे तो आपने बात की भी, किसी भी गुट या दो गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ, गुट के सैनिक संगठनों में शामिल न होना, सैनिक संगठनों में शामिल न होना, ये थी गुट निरपेक्षता। अब आपके मन में ये बात आएगी, सर जब गुट निरपेक्षता तो तभी किसी गुट में शामिल न होना, इसका मतलब दोनों गुटों से क्या रहना, पृथक रहना, ये बात हुई ना। लेकिन ध्यान रखना, इसका अर्थ ये नहीं है, यानी तटस्थ रहना, तटस्थ यानी दोनों गुटों में शामिल न होना, इसका अर्थ ये भी नहीं है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, कि मैं पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैं कुछ स्टेटमेंट दिया था, वो बता देता हूँ, फिर इसका अर्थ भी आपको समझा जाएगा। देखो नेहरू जी ने ये कहा था कि हम गुट निरपेक्ष है, यानी हम दोनों गुटों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम तटस्थ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों गुटों में शामिल नहीं होंगे तो उनके प्रति हमें किसी प्रकार का कोई कार्य भी नहीं करेंगे, या उसको किसी प्रकार का हम सहयोग भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यानी जहाँ कोई विश्व है, कोई देश है, जहाँ पर अन्याय होगा, मानवता का हनन होगा, ऐसी स्थिति में न तो हम तटस्थ थे और न तटस्थ रहेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो सोवियत संघ है, अगर वो गलत काम कर रहा है, किसी देश के संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है, या किसी देश पर आक्रमण कर रहा है, तो हम उसका विरोध भी करेंगे। तटस्थ का तो अर्थ ये हुआ कि चाहे वो कुछ भी करे, हम उसके प्रति ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन अब नेहरू कहते हैं हम तटस्थ नहीं है, अगर कोई आक्रमण कर रहा है गलत तरीके से, तो हम उसका विरोध भी करेंगे। अगर वो सही काम कर रहा है
विश्व के लिए तो उसका समर्थन भी करेंगे। बस मेन बात है, गुटों में शामिल नहीं होंगे। समझ रहे ना बात भाई? उन्होंने कहा था भी गुट पेक्षा अर्थ तटस्थता नहीं है, वे हम ऐसे नहीं इन गुटों से बिल्कुल ही अलग हो गए जी, उसके बाद हम गुटों के प्रति ध्यान ही नहीं देंगे, बिल्कुल ही उदासीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम एक्टिव रहेंगे, हम सक्रिय रहेंगे। यदि कोई देश, यदि कोई गुट, या यदि कोई अमेरिका या चाहे सोवियत संघ है, यदि कोई दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे। यदि वो कोई अच्छा काम कर रहा है शांति स्थापित करने के लिए, तो हम उसका क्या करेंगे? समर्थन भी करेंगे। इसका मतलब गुटपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे? अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, बस मेन बात है इनके सैनिक संगठनों में शामिल नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। इन्होंने जो सैनिक संगठन बना रखे, नाटो, सिटो, सोवियत संघ ने बनाया था जो वार्सा पैक्ट, उसके अंदर शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? इसका पक्ष विपक्ष भी लेंगे। ठीक है? यदि हम देखो, मैंने आपको बताया था जैसे अमेरिका ने खाड़ी देशों पर आक्रमण किया था, तो भारत ने उसका विरोध किया था, भारत ने उसका विरोध किया था। इसका मतलब तटस्थ तो नहीं है ना, विरोध तो कर रहे हैं। ठीक है? तो ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि जहां पर विश्व में अशांति स्थापित होगी, जहां पर किसी देश पर आक्रमण होगा या कोई मानवता का हनन होगा, ठीक है, या कोई ऐसा ये गुट या सैनिक है जो विश्व में अशांति स्थापित करेंगे, दूसरे देश पर आक्रमण करेंगे, ऐसी स्थिति में न तो हम तटस्थ थे और न तटस्थ रहेंगे भविष्य में, न तो हम तटस्थ हैं, न थे और न रहेंगे, यानी हम इनका क्या करेंगे? विरोध भी करेंगे। लेकिन हुआ क्या? यहाँ तक तो आप समझ गए, चलो ठीक है, ये गुटपेक्षता का अर्थ है, ध्यान रखना। गुटपेक्षता का अर्थ यही है भी तटस्थ नहीं है, बल्कि हमें जैसा वो व्यवहार करेंगे वैसा हम भी क्या करेंगे? उनके साथ व्यवहार करेंगे। तटस्थ का तो ना उसको बिल्कुल अलग होना, लेकिन हम अलग नहीं है। बस मेन बात यह भी उनके सैन्य गुटों में शामिल नहीं है हम, बाकी इनका विरोध और समर्थन करेंगे हम। ठीक है? लेकिन 1991 के अंदर एक क्या हुआ? पूरे विश्व स्तर में एक बदलाव हो चुका था। 1991 में क्या हुआ था? जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ, वो विघटित हो चुका था, विघटित यानी समाप्त हो चुका था। यानी सोवियत संघ खत्म हो गया। देखो, गुटपेक्षता अर्थ है भी दो गुट होंगे तभी तो गुटपेक्षता होगी, दो गुट होंगे, बीच में गुटपेक्षता है। ठीक है? लेकिन जब एक गुट समाप्त हो चुका है पूरे विश्व के अंदर, फिर गुट बचा कौन सा? सिर्फ अमेरिका वाला। यानी अब अमेरिका क्या हो चुका? एकमात्र शक्तिशाली गुट बचा। तो बहुत से राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता भी खत्म हो चुकी है, यानी इसको भी समाप्त कर देना चाहिए। यानी यानी ये समाप्त हो चुकी है इसकी, इसका मतलब ये काम का ही नहीं रहा। जब गुट ही दो नहीं रहे, फिर गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ? तो जब दो गुट थे तभी तो हमने गुट निरपेक्षता को अपनाया था, अभी दोनों गुटों में शामिल न होना। जब गुट ही नहीं बचे, गुट तो समाप्त हो चुके, सिर्फ एक ही गुट बचा है, यानी सिर्फ अमेरिका शक्तिशाली एक ही ध्रुव रहा है, फिर तो गुट निरपेक्षता की कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन आगे पढ़ेंगे हम, इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता भी है। ठीक है? तो आपने गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या सीखा? आपने सीखा भी गुट निरपेक्षता तटस्थ या पृथक नहीं है, बल्कि हमें क्या रखना है? इन दोनों गुटों में सामंजस्य भी बनाए रखना है। यानी आप कह सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पुल के रूप में काम करता है, दोनों को जोड़े रखता है, ये दोनों को आपस में जोड़े रखता है, दोनों के मध्य में काम करता है, ये दोनों से अलग नहीं है, तटस्थ नहीं है। ठीक है? बल्कि ये दोनों का विरोध और समर्थन भी करता है। जहाँ पर ये विश्व में कहीं अशांति स्थापित करते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं। अगर वो विश्व में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया यूएनओ के यूएनओ के द्वारा अच्छा काम कर रहे हैं, शांति स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके देशों का समर्थन भी करता है। ये है अभी गुट निरपेक्षता का अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो आपका टॉपिक आएगा भारत द्वारा
गुट निरपेक्षता को अपनाए जाने के कारण। और देखो भारत ने गुट निरपेक्षता को क्यों अपनाया, इसके क्या कारण है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि गुट निरपेक्षता भारत ने क्यों अपनाई। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसने अमेरिका या सोवियत संघ की सदस्यता क्यों नहीं ली, उनके गुटों में शामिल क्यों नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे भी भारत ने गुट निरपेक्षता को क्यों नहीं अपनाया। देखो क्यों अपनाया, तो पहला कारण तो यही है कि पूरे विश्व स्तर पर वो शांति स्थापित करना चाहता था। भारत क्या चाहता था, पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहता था। और ये तभी होता जब दो गुटों के मध्य एक मध्यस्थता वाला गुट भी होता। मैंने आपको पहले बताया, जब दो गुट होते हैं और दोनों के मध्य मान लेते हैं कोई व्यक्ति है ही नहीं समझौते कराने वाला, तो फिर तो युद्ध होगा, लड़ाई होगी, पक्का है। ठीक है, इससे बात किया जाता था कि गुट निरपेक्षता के रूप में पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहता था। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से शांति स्थापित की जा सके। या बात करें भारत दोनों ही गुटों से सहयोग लेना चाहता था, सहयोग लेना चाहता था। देखो भारत की स्थिति उस टाइम कमजोर थी, हम चर्चा कर चुके हैं जिस टाइम हम स्वतंत्र हुए थे, जब हम भारतीय विदेश नीति तैयार कर रहे थे। अगर वो अमेरिका वाले गुट में शामिल हो जाते भारत, तो सोवियत संघ उसको कोई सहायता नहीं देता, उसका विरोध करता। अगर वो सोवियत संघ में शामिल हो जाता तो अमेरिका भी कोई उसको सहायता नहीं देता। और भारत को दोनों के सहयोग की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत को जब तक दोनों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक भारत विकास नहीं कर सकता। दोनों से उसको वस्तुएं मंगवानी थी, दोनों के साथ उसको व्यापार करना था। ऐसी स्थिति में उसने उचित क्या समझा, उसने समझा दोनों गुटों से अलग रहना। अब जैसे उन्होंने दोनों गुटों से बात अलग रहा था, अब दोनों से उसको सहायता प्राप्त करना आसान हो गया। अब वो क्या कर सकता है, दोनों गुटों से मतलब सहायता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बढ़े हम बात करें 3 नंबर की, तो भारत में या भारत की चाहे वो भौगोलिक स्थिति है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है, वो दोनों प्रकार से कमजोर थी। यानी कहने का मतलब है इनकी बात की स्थिति ऐसी थी कि उसे दोनों गुटों की सहायता की आवश्यकता थी। भारत की आर्थिक भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, उसको दोनों गुटों से बना के रखनी थी, अमेरिका से और सोवियत संघ से। अगर वो एक गुट में शामिल होता तो एक गुट उससे नाराज हो जाता। इसलिए भारत ने अपनी स्थिति के अनुसार, अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति के अनुसार उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, गुट निरपेक्षता का रास्ता चुना। और क्या कह सकते हो आप, कह सकते हो मध्यस्थता के रूप में काम करने के लिए, मध्यस्थता के रूप में काम करने के लिए आप कह सकते हो विश्व में अशांति न फैल सके, यानी कुछ भी लिख सकते हो आप। मध्यस्थता के रूप में, क्योंकि बात ये देखता था भी हम अगर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ये तो था यूएसए और सोवियत संघ, तो वर्तमान में रूस का रूप ले चुका है यूएसएसआर। भारत कहता था अगर हम सभी देश किसी न किसी गुट में शामिल हो जाएं, यानी सैन्य गुट में शामिल हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में क्या होगी, अशांति फैल जाएगी। और भारत ये चाहता नहीं था क्योंकि भारत की विदेश नीति थी पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की। ऐसी स्थिति भारत ये देखता था भी इन दोनों गुटों के मध्य एक मध्यस्थ व्यक्ति भी होना चाहिए, यानी मध्यस्थ गुट भी होना चाहिए, ताकि इन दोनों को जोड़ सके। तो आप कह सकते हो एक पुल के रूप में काम करना, एक पुल के रूप में काम करना, ताकि दोनों आपस में क्या रहे, जुड़े रहे, दोनों आपस में जुड़े रहे। ठीक है,
ऐसा ना हो भाई दोनों युद्ध के कगार पर आ जाए। अगर दोनों युद्ध करेंगे ना, देखो युद्ध तो मैंने आपको बताया था बातों से होता था, ठीक है, न्यूज़पेपर से होता था। अगर वास्तव में युद्ध हो जाए, जो प्रत्यक्ष युद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि दो गुट थे और दोनों गुटों में मान लो सारे देश शामिल हो जाए, तो अब एक के खिलाफ युद्ध होगा तो वो गुट तो सहायता देगा ना। जैसे मान लो अपने दोस्त होते हैं, आपके साथ कोई लड़ाई हो जाए तो वो सारे दोस्त आपके साथ रहेंगे, तो वो एक बड़ी लड़ाई के रूप में बन जाती है। इसी प्रकार ये पूरा तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ये बात भारत ने सोची, नेहरू ने ये सोचा था अगर वास्तव में हम पूरे विश्व में दो ही गुट रखें कि तीसरा गुट ही न हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों में क्या होना, आक्रमण होना, युद्ध होना स्वाभाविक है। दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक है, जब तक उसके मध्य कोई मध्यस्थता वाला व्यक्ति नहीं होगा, इनको आपस में जोड़ने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तब जाके भारत ने एक गुटनिरपेक्षता नीति की पालना की। उसके बाद आप कह सकते हो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इनके विकास के लिए भी उसने बनाया, अपनी स्थिति को देखते हुए गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये था भारत में गुटनिरपेक्षता अपनाए जाने के कारण। भारत ने गुटनिरपेक्षता को ही क्यों अपनाया, सिर्फ इस कारण उन्होंने क्या किया था, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या है गुटनिरपेक्षता, ठीक है, हमने ये बात की थी। हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, एक बार और थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो ध्रुवों में बन चुका था। एक ध्रुव की जो नेतृत्व कर रहा था, जो पूंजीवादी ध्रुव का था, वो था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक ध्रुव का जो समाजवादी विचारधारा से संबंधित था वो था सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी, ठीक है, वहां पर सोवियत संघ मतलब साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी। अब दोनों गुट अलग अलग थे और दोनों गुटों ने क्या कर रखा था, सैनिक संगठनों की स्थापना कर दी, जैसे मैंने बताया था नाटो, सीटो, ठीक है, ये तो थी अमेरिका द्वारा सैनिक संगठन की बनाई जाना। जो वार्सा पैक्ट था वो बनाया था सोवियत संघ ने। अब वो सैनिक संगठन बना दिए और सैनिक संगठनों में देशों को शामिल करना शुरू कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जब पूरा विश्व दो ध्रुव में बटा जा रहा था, तो भारत के जो नेहरू थे, मिस्र के नासिर, और जो यूगोस्लाविया के जो मार्शल टिटो थे, उन्होंने ये सोचा भी हमें एक मध्यस्थ गुट की भी स्थापना करनी चाहिए, जब इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होंगे। फिर जाके उनके मन में आया तो हमें गुटनिरपेक्षता के गुट को बना लिया जाए। और 1955 बांडुक सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर ये अस्तित्व में आया था। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में 25 देशों ने इसका निर्माण किया था, प्रथम सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे ना अस्तित्व में कब आया तो आप लिखोगे 1955 बांडुक सम्मेलन। अगर आपसे पूछा जाए बेलग्रेड का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, आप कहोगे 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। कितने देशों ने भाग लिया था, 25 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। भारत में 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था, भारत में जो गुटनिरपेक्षता सम्मेलन हुआ था वो 7वां था, और कब हुआ था, 1983 नई दिल्ली में हुआ था। 17वां जो वेनेजुएला के मार्गरीता शहर में हुआ था 13 सितंबर से 18 सितंबर 2016 को, ठीक है। उससे पहले अगर 16वें की बात करें तो तेहरान में हुआ था, ठीक है, 2012 के अंदर हुआ था। उसके बाद हम बात करें भी ये इसे बोलते कौन सा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इसको दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो सहयोग की आवश्यकता थी उनको आपस में, यानी एक दूसरे को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहयोग करेंगे, ठीक है। इसी सहयोग को दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि हमें तटस्थ नहीं रहना, जहां पर आवश्यक है वहां पर हम इंटरफेयर भी करेंगे, हस्तक्षेप भी। गुटनिरपेक्षता ये अर्थ नहीं है भी तटस्थ हो जाना बिल्कुल, यानी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना, हम ध्यान देंगे, सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। जहां पर हमें ऐसा लग रहा है भी ये गलत कर रहा है तो उसकी हम आलोचना भी करेंगे, उसका हम विरोध भी करेंगे, ठीक है। ये कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात, ये था गुटनिरपेक्षता का अर्थ। उसके बाद हम गुटनिरपेक्षता के बारे में अभी तक और भी पढ़ेंगे, वर्तमान में प्रासंगिकता भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। हमने कुछ भारतीय विदेश नीति के अंदर हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लिए, पंचशील का समझौता पढ़ा था, रंगभेद किया, विरोध किया था, उसके बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। मेन आपका इसके अंदर टॉपिक आएगा गुटनिरपेक्षता और पंचशील का सिद्धांत। बाकी वही है, जब हमें क्या है, शांति स्थापित करनी है, हमें स्वराज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद का विरोध करना है। मेन आपको एक तो ध्यान रखना है, पंचशील का समझौता 1954 भारत और चीन के मध्य हुआ था। एक गुटनिरपेक्षता के बारे में आपको बातें याद रखनी है बिल्कुल सिंपल, भी दोनों गुटों के सैनिक संगठनों में शामिल न होना, गुटनिरपेक्षता।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।